नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष में कल हमने तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन की नगरीय इकाई नगर निगम पर चर्चा की थी। नगर निगम पर जब हमने चर्चा की तो उसमें हमारे चर्चा का जो मुख्य बिंदु थे वो 74वें संशोधन के पश्चात नगर निगम की क्या स्थिति थी, भारतवर्ष में नगर निगम की स्थापना कब की गई, स्थापित करने के क्या मापदंड हैं, नगर निगम के आंतरिक संगठन पर हमारा केंद्र बिंदु रहा था। आंतरिक संगठन के अंतर्गत हमने देखा कि नगर निगम का आंतरिक संगठन 4 भागों में बटा है: परिषद, मेयर तथा उप मेयर, नगर आयुक्त और समितियां। हमारा जो चर्चा का क्षेत्र था परिषद के बारे में, जो नगर निगम की और नगर निगम और नगर परिषद दोनों में ही एक निर्वाचित परिषद होती है जो वैधानिक निकाय मानी जाती है, जिसमें नगर की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यह नगरीय विधायिका है, स्थानीय विधायिका है, जिसका मुख्य दायित्व स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नगरीय कानूनों और नियमों का निर्माण करना है। नगर को चुनाव की दृष्टि से वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र के वयस्क नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। प्रतिनिधियों को पंच कहा जाता है। परिषद का कार्यकाल निगम के कार्यकाल जितना होता है। परिषद में कुछ एल्डरमैन होते हैं। परिषद का आकार नगरों में भिन्न भिन्न होता है, वह उस जगह की जनसंख्या पर निर्भर करता है। संविधान के अनुपालना के अंतर्गत 76वें संशोधन के द्वारा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है और आरक्षण स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने कल कर दी थी और कितना कार्यकाल होता है इस पर हम बातचीत अपनी अंतिम छोर में हमने छोड़ा था। आज हम नगर निगम के संगठन के दूसरे खंड पर चलते हैं, मेयर और उप मेयर। नगरीय प्रशासन में निगम का औपचारिक अध्यक्ष मेयर होता है। औपचारिक अध्यक्ष, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, औपचारिक अध्यक्ष। जिस तरह से राज्य प्रशासन में औपचारिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है और केंद्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से नगरीय प्रशासन में मेयर होता है। निगम का औपचारिक अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालक नहीं होता। वास्तविक कार्यपालक जो होता है वो आयुक्त होता है। यह नगर के प्रथम नागरिक के रूप में उसको जानते हैं। नगर की शान बान गरिमा का प्रतीक इसे माना जाता है। निगम के निर्वाचित पार्षदों और नगर वृद्धों द्वारा उन्हीं में से मेयर का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कि यदि परिषद के सदस्य चाहें तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी उसको चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निगम में मेयर चुने जाने के लिए परिषद का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में आवश्यक होता है। मेयर, जिसे नगर निगम का अध्यक्ष भी कहा जाता है, निगम की परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसी के निर्देश पर परिषद की सामान्य और विशेष बैठक बुलाई जाती है। राज्य सरकार और निगम के मध्य पत्र व्यवहार नगर निगमों में उसी के माध्यम से होता है। हमारे देश में नगर निगम को कार्यकारी शक्तियों से वंचित रखा गया है। निगम के अध्यक्ष नगर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और जो वास्तविक शक्तियां हैं वो आयुक्त के पास होती हैं। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति ने यह सिफारिश की थी कि निगम के अध्यक्ष को कार्यकारी शक्तियां नहीं प्रदान किए जाएं, क्योंकि समिति का मानना था कि यदि मेयर को कार्यकारी शक्तियां दी जाती हैं तो उसका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए।
कोई भी मेयर राजनीतिक दृष्टि से दलगत राजनीति के दबाव से इतना ग्रस्त होता है कि उस पर कार्यकारी शक्तियों का भार नहीं डाला जा सकता। नगर के प्रशासन का दायित्व एक पूर्णकालिक कार्य है जिसे निष्पादित करने के लिए एक विशेष कौशल, प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए नगरीय प्रशासन के निष्पादन का दायित्व मेयर को नहीं दिया जा सकता था। यह दायित्व नगर आयुक्त का ही रहना चाहिए। यद्यपि समिति ने यह राय भी दी थी कि निगम के मेयर को निगम के सरकारी अभिलेखों को देखने और मांगने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यदि वह कोई सूचना निगम से मांगना चाहे तो उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 1 साल का कार्यकाल उसके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था उसे शक्तिहीन बनाती है, क्योंकि मेयर का जो चुनाव है वो जनता के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि की शक्ति उसमें नहीं होती है। काफ़ी आलोचना की जाती है कि 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम होता है। जब एक बार निर्वाचित होने पर निगम के कामकाज को वह समझता है तब तक उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए अनेक बार यह मांग भी की जाती है कि इसकी शक्तियाँ में वृद्धि की जाए। जो प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने भी इस संदर्भ में बहुत सारी सिफारिशें की थी कि उसके कार्यकाल में वृद्धि की जाए, उसका कार्यकाल निगम के कार्यकाल जितना बना दिया जाए। राज्य सरकार को भी ये देखना चाहिए कि निगम आयुक्त की जब वो नियुक्ति करे तो वो मेयर से परामर्श लेकर के करे, ताकि मेयर की शक्तियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सके। देश के शासन और प्रशासन के समस्त स्तरों पर जब हमने लोकतांत्रिक दृष्टि से चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियां दी हैं, तो निगम के मेयर को इतना शक्तिहीन बनाना उचित नहीं प्रतीत हो रहा। इसलिए इस संबंध में काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं और ये माना गया कि उसमें परिवर्तन, संशोधन किया जाए। मेयर के अलावा एक उप मेयर भी होता है, महापौर या उप महापौर इनको कहा जाता है। उप महापौर का निर्वाचन परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से ही 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। राजस्थान में स्थापित नगर निगम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 1992-93 में बनाया गया और महापौर का कार्यकाल नगर परिषदों के अध्यक्ष की भांति यहाँ पर 5 वर्ष किया गया है। राज्य सरकार ने नगर निगम का नया अधिनियम अभी भी विचाराधीन बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे नगर के आयुक्त की। नगर निगम के आयुक्त को विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। नगर निगम में विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। विधायी शक्तियाँ परिषद में निहित हैं और कार्यकारी शक्तियाँ आयुक्त में निहित होती हैं। तो इस रूप में नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। अगर राज्य में है तो राज्य सरकार नियुक्त करती है और अगर केंद्र प्रशासित प्रदेश है तो उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस पद पर नियुक्त किए जाने वाला अधिकारी प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। संबंधित राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वह उसके कार्यकाल में वृद्धि और कमी कर सकता है, यानी समय से पूर्व भी अगर उसे हटाना चाहे तो वो हटा सकता है। राज्य सरकार द्वारा नगर आयुक्त की नियुक्ति को भी विद्वानों ने आलोचना की है। विद्वानों का मानना है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी स्थानीय शासन की इकाई का प्रशासन चलाए, यह बात लोकतंत्र तथा स्वायत्तता के सिद्धांतों से मेल नहीं किया जाता है। कोई भी स्वायत्त शासी नगर के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि नीति निर्धारण और वित्तीय नियंत्रण का कार्य निर्वाचित परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है,
बल्कि कार्यकारी शक्तियाँ भी या तो परिषद के स्वयं के हाथों में हो या उसके द्वारा नियुक्त किसी निकाय के हाथों में हो। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई है कि आयुक्त के माध्यम से ही कार्य किया जाता है, प्रशासनिक शक्तियां दी जाती हैं, क्योंकि नगर का प्रशासन चलाने के लिए अनुभवी, योग्य और कुशल प्रशासक की सेवा की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति को इसीलिए उत्तम माना गया है जिससे इस प्रशासक की नियुक्ति किसी भी प्रकार दलीय प्रभाव से मुक्त रहे और वह अधिकारी निगम का प्रशासन किसी भी तरह राजनीतिक दलदल से मुक्त होकर के चला सके। तो राजनीतिक दृष्टि से निर्वाचित परिषद उन्हें कुशलतापूर्वक और निष्पक्षता से कार्यान्वित नहीं कर सकती। इस दृष्टि से आयुक्त की नियुक्ति राजनीतिक लोकतंत्र तथा प्रशासनिक कुशलता के बीच एक व्यवहारिक समझौता मानी जाती है। नगर निगम के आयुक्त की शक्तियों पर हम चर्चा करें तो शक्तियों के दो स्रोत हैं। पहला, निगम का सृजनकारी अधिनियम और दूसरा ऐसी शक्तियां जो उसे परिषद या उसकी स्थायी समिति द्वारा प्राप्त होती हैं। नगर आयुक्त को विविध प्रकार के कार्यों का संपादन करना पड़ता है। उसके दायित्वों को विधायी, अर्धविधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में बांटा गया है। विधायी क्षेत्र में उसके दायित्व प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, इसलिए उन्हें अर्धविधायी दायित्वों की संज्ञा दी जाती है। वह निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते परिषद और उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है, उसमें मांगी गई सूचनाएं प्रदान करता है, अपने विचार व्यक्त करता है और नीति संबंधी मामलों में अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अपनी राय देता है। नगर आयुक्त निगम की परिषद द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपनियम तैयार करवाता है, जो एक प्रकार का अर्धविधायी कार्य माना जाता है। आयुक्त को किसी भी प्रकार का मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। वह कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन वोटिंग राइट उसके पास में नहीं होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसकी शक्तियां विस्तृत है। वह परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों, कानूनों, निर्मित स्वीकृत नियमों, उपनियमों को व्यवहार में क्रियान्वित करता है। परिषद के समस्त अधिकारी कर्मचारी उसके नियंत्रण में, प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। समस्त अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य और दायित्वों का न केवल वह विभाजन करता है, अपितु उनके कार्य और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी रखता है। कार्मिकों के समस्त कार्मिक मामले, वेतन भत्ते, अवकाश, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पेंशन आदि का वह निर्णायक निस्तारण करता है। परिषद की समस्त नियुक्तियां इसी के द्वारा की जाती हैं। वित्तीय क्षेत्र में हम देखें तो नगर आयुक्त अपनी देखरेख में निगम का बजट तैयार कराता है और परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। बजट में यदि किसी तरह के नए कर लगाने की आवश्यकता हो तो वे स्थायी समिति और परिषद को विश्वास में लेकर के उनका अनुमोदन कराता है। यहाँ आज हमने जो चर्चा की वो प्रशासनिक मेयर, उपमेयर और आयुक्त के बारे में बातचीत की। नेक्स्ट अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो उसके चौथे खंड यानी समितियों पर चर्चा करेंगे और निगम के कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सबसे इतना ही काफ़ी है। अगर किसी प्रकार की समस्या या कोई सवाल आपका हो तो वह निसंदेह आप ग्रुप में या मुझे व्यक्तिगत रूप से भेज करके प्रेषित कर सकते हैं। आप सबसे मेरा यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर अपने अपने कमेंट भी समय समय पर प्रेषित करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।